हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, उनको भी रिलेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है इस सीरीज में। डेली हम जो भी हमारा ये पार्ट होता है, इसमें हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आज जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम आज भी 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। आज के जो पूरी क्लास होगी वो डेडिकेटेड है फिगर ऑफ स्पीच को, और इसमें हम 50 क्वेश्चंस जो करेंगे वो फिगर ऑफ स्पीच के ही करेंगे, ठीक है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने अभी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसा कि हमने डिसाइड किया है 1000 एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स के, तो इसी के आधार पे हर एक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बेसिक जानकारी आपको होगी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपकी ये जानकारी जो होगी वो और भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन से, और ये आज की क्लास ना बिल्कुल एक रैपिड फायर की तरह रहने वाली है। ज्यादा डिले ना करते हुए हम सारे क्वेश्चन को जल्दी 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 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम यंडर बॉक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन दी गई है, क्या है? ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम यंडर बॉक्स। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? लाइटोडीज का है, मेटाफर है, हाइपरबल है, या फिर मीटोनिमी है। मेटोनिमी भी बोला जाता है इसे और मीटोनिमी भी। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम यंडर बॉक्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल है मीटोनिमी का, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्केप्टर and crown must tumble down and in the dust of equal made with the poor crooked synth and spade. In these lines the figure of speeches। देखिए ये लाइंस दी गई हैं यहाँ पर। बेसिकली जो लाइंस होती हैं वो मतलब हम रट तो नहीं पाते हैं। अब ऐसा भी ये नहीं है कि हम ये जान पाए कि हर एक लाइन के बारे में हम ये जान पाए कि कौन से राइटर की है या कहाँ से है, ठीक है। स्पेशली हमें यहाँ पर इसके मीनिंग को समझना है, और मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ये पहचान करनी है कि यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। क्या कहा जा रहा है इसमें? स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट ट्रम्बल डाउन and in the dust be equal made with the poor crooked synth and spade. ऑप्शन है मीटोनिमी, मेटाफर, लाइटोडीज एंड सिनेक्डकी। What should be the right answer? देखिए यहां पर भी जो राइट आंसर है वो मीटोनिमी ही है। अब देखते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन में समझा कि दोनों ही जो एग्जाम्पल थे वो मीटोनिमी के थे। आखिरकार ये मीटोनिमी या मेटोनिमी है क्या, ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? जब हम ना कोई क्लोजली एसोसिएट वर्ड्स को यूज कर लेते हैं ना किसी चीज के लिए, उसको हम मीटोनिमी बोलते हैं। जैसे किसी चेयरपर्सन के लिए चेयर यूज कर लेना, है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल हो सकता है, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, ठीक है। तो वो चेयर पर्सन के लिए चेयर यूज कर लिया गया है। तो इन मीटोनिमी अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। मतलब वो उससे जुड़ी हुई है। जैसे आपने यूजुअली एक एग्जांपल सुना होगा, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पेन और स्वॉर्ड ये मतलब एसोसिएटेड है किसी चीज से, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पेन भी स्वॉर्ड भी, यहाँ पे पेन का लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल हो सकता है इसका, आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। तो वहां पर हम शेक्सपियर को नहीं पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए वर्क्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उससे एसोसिएटेड जो क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड है ना शेक्सपियर, हमने उसे यूज कर लिया, आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल मीटोनिमी के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मीटोनिमी में ना हम एसोसिएटेड वर्ड्स को ना यूज कर लेते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें बताना है, लेकिन हम उस चीज का डायरेक्टली नाम ना लेके हम उससे जुड़े हुए किसी वर्ड का यूज कर लें, दैट इज मीटोनिमी, ठीक है। तो इन दोनों ही एग्जांपल्स में हमें मीटोनिमी का एग्जांपल देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा मीटोनिमी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड ऑफ वर्ड्स। यहां पर किसी फिगर ऑफ स्पीच की बात करी जा रही है। वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? इट इज यूज्ड ऑफ वर्ड्स। इट्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स द साउंड द वेरी वर्ड डिस्क्राइब।
इट इज। देखिए यहां पर देखो ये एक वर्ड का यूजिंग होता है और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो इमिटेट होती है और बेसिकली ये किस पर बेस्ड है, साउंड पर बेस्ड है। आपको ये जो मेन वर्ड है ना इस पर फोकस करना है, साउंड पर बेस्ड है। इन वेरी वर्ड डिस्क्राइब, किसी वर्ड को ना डिस्क्राइब करने के लिए रिपीट किया जाता है एक तो उसी वर्ड को और साउंड पे बेस्ड होता है वो उसकी। तो यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, स्पोनेरिज्म या फिर ओनोमेटोपोइया या फिर मेलाप्रोपिज्म। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए यहां पर जब भी आपको साउंड की बात करी जाए तो आपको आंसर लगाना है ओनोमेटोपोइया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओनोमेटोपोइया। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ओनोमेटोपोइया होता क्या है, जैसे कि हमने देखा कि साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, इसमें क्या होता है मतलब साउंड ही सजेस्ट करता है मीनिंग और सेंस को। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल हो सकता है द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मर्मरिंग हॉन्ट है, ठीक है, मर्मरिंग ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। ये स्टेटमेंट है एक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। द फिगर ऑफ स्पीचेस, इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है, लाइटोटीज है, पन है, एंटीथेसिस है या मीटोनिमी है। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। यस, यहां पर भी ना देखो क्लोजली एसोसिएट वर्ड्स जो है क्रेडल ग्रेव इसको यूज कर लिया गया है और इसमें पूरी लाइफ टाइम की बात करी जा रही है। और यहां पर भी जो एग्जाम्पल होगा ये किसका होगा, मीटोनिमी का। ओके, दिस इज मीटोनिमी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यू मे एड्रेस द चेयर। देखिए यही एग्जांपल आ गया, यू मे एड्रेस द चेयर। द फिगर ऑफ स्पीचेस, यहां पर क्या फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहां पर जो चेयर है ना ये चेयर पर्सन के लिए एसोसिएटेड हो रहा है, चेयर पर्सन के लिए कहा जा रहा है। और यहां पर भी जो राइट आंसर होगा वो होगा मीटोनिमी, ठीक है, मेटोनिमी या मीटोनिमी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ मेटाफर which has been used so long and has become quite common to the extent that we have ceased to be aware of the discrepancy between the vehicle and the tenor. This type of metaphor is, यहाँ पर सिंगल एस होना चाहिए। इस प्रकार का जो मेटाफर है वो क्या है, मतलब उसको कौन सा मेटाफर कहा जाएगा। एक ऐसा मेटाफर है which have been used so long, जिसको बहुत ही लंबे समय तक यूज किया जा रहा है, एंड हैज बिकम क्वाइट कॉमन टू द एक्सटेंट दैट वी हैव सीज्ड टू बी अवेयर ऑफ द डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, मतलब हम इसके यूज टू हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मेटाफर को क्या कहा जाएगा, अ लाइव मेटाफर, एन अलाइव मेटाफर, अ डेड मेटाफर या फिर इंप्लाइज मेटाफर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, देखिए एक ऐसा मेटाफर है जो शुरुआत में तो हमें एहसास हो रहा है कि हाँ भाई मेटाफर का यूज हुआ है, लेकिन हम उस मेटाफर का इतना यूज टू हो जा रहे हैं कि हम उसको कॉमन समझने लग रहे हैं। उस पर्टिकुलर इतने लंबे समय से हम उस मेटाफर को यूज करते आ रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो कॉमन उसी पर्टिकुलर पोम का पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मेटाफर है जिसका कोई एहसास ही नहीं बचा है तो वो कहलाएगा अ डेड मेटाफर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ डेड मेटाफर। Moving to the next question. Next is, shall I compare thee to a summer's day? शेक्सपियर की लाइन है, shall I compare thee to a summer's day? एंड यहां पर इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, इमेज है, कंसीट है या फिर मेटालैप्सिस है। यस, shall I compare thee to a summer day? देखिए यहां पर सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कंपैरिजन तो हो ही रहा है, ऑब्वियस ही बात है, उसका जो भी मतलब उनकी बिलबिड है उसका कंपैरिजन समर्स डे से हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो राइट आंसर होगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं और उसमें एज या लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होगा मेटाफर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोनलीनेस is young ambitions ladder, the figure of speeches। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, loneliness is young ambitions ladder। ऑप्शन है मेटाफर, सिमली, पन या मीटोनिमी।
यस यहां पर भी जो है वो मेटाफर ही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर है यहां पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ, द फिगर ऑफ स्पीचेस। देखिए इसमें कहा गया है ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ। सनसेट ऑफ हिज लाइफ का मतलब है कि वो ओल्ड एज में है ना, लेकिन वो अभी भी स्मार्ट दिखता है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्डकी है, हाइपरबली है, सिमिली है, मेटाफर है? यस ये भी मेटाफर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, यस आई सी अ लिली। एक यस क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे हम। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो पेल विद एंग्विश, द फिगर ऑफ स्पीचेस। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो पेल विद एंग्विश। ऑप्शन है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलेगरी। यस व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर भी मेटाफर ही है। ये कुछ एग्जांपल्स मेटाफर के हैं, आपको ध्यान में रखना है। और आप ना इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हो। देखो पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग एंटिटीज से इंक्लूड करके देखते हैं। ठीक है, सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन एज और लाइक का यूज भी करते हैं। एलेगरी भी अलग तरीके का टर्म है। ठीक है, तो इस लाइन में मेटाफर ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच देखना है। ये इन्वर्टेड कोमा यहां आएगा। द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड, द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। क्या होगा? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या ऑक्सीमोरोन? तो यहां पर भी जो राइट आंसर है वो मेटाफर ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मेटाफर को आप अगर जनरल स्टेटमेंट समझो तो मेटाफर में क्या होता है? इन अ मेटाफर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कंपैरिजन होता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, मतलब जिनमें कोई कॉमननेस नहीं है। ठीक है, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के जो वर्ड्स हैं सो, लाइक, एज, ये नहीं यूज होते, आर नॉट यूज्ड। ठीक है, दैट इज अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। ठीक है, और मेटाफर को और क्या कहते हैं? हम इम्प्लाइड सिमली कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो सकता है लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ओके, तो यहां पे भी देखो सीधा सीधा इंडिकेशन है, द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा मेटाफर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक इज एन इंस्टेंस ऑफ। तो अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल? यस व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो भी मेटाफर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एन इनडायरेक्ट एंड यूजुअली मैलिशियस implication इज नन एज। एक इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? सामान्यतः वो किस नाम से जानी जाती है? कमेंट के तरीके से, या फिर क्रिटिसिज्म है, सटायर है, इनुंडो है? एक इनडायरेक्ट इंप्लीमेंट है। यस क्या हो सकता है राइट आंसर? कमेंट है, क्रिटिसिज्म, सटायर या इनुंडो? देखिए जब हम किसी चीज को ना मतलब सीधे डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, ठीक है, अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली, मतलब हिंट दिया जा रहा है, प्लेनली वो चीज नहीं कही जा रही है, बस हिंट दे दिया जा रहा है उस चीज का। तो उस सिचुएशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है इनुंडो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये कुछ अलग नेम है और प्रीवियसली पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें ना हिंट तो दिया जा रहा है लेकिन प्लेनली या फिर डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एन इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन, ये कहलाएगा इनुंडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनुंडो। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? जैसे एक एग्जांपल है, ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी क्या होती है? देखो, एक तो होता है आयरनी, ठीक है। आयरनी कैसे क्या है? आयरनी इज अ डिवाइस बाय विच अ राइटर एक्सप्रेसेस अ मीनिंग विच इज क्वाइट कंट्रेरी टू द एपरेंट वन, ठीक है। लेकिन जो वर्बल आयरनी है वो क्या है? ऑप्शन है व्हेन समवन सेज द राइट थिंग एंड इट मीन्स द राइट थिंग। जब कोई सही चीज कहता है और उसका मीनिंग भी वही होता है जो उसने कहा है, ठीक है। या अगला ऑप्शन है व्हेन समवन सेज द रॉन्ग थिंग एंड इट मीन्स द रॉन्ग थिंग। लेकिन जब कभी कोई मतलब गलत चीज कह रहा है उसका मतलब भी गलत ही है। या फिर ऑप्शन सी है व्हेन समवन सेज वन थिंग बट रियली मीन्स समथिंग एल्स। लेकिन जब कोई कहता कुछ और है लेकिन मीनिंग कुछ और होता है उसका, दैट इज कॉल्ड वर्बल आयरनी, ठीक है। आपको समझ लेना है सी से, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। व्हेन समवन सेज वन थिंग मतलब किसी ने कुछ कहा लेकिन उसने जो कहा उसके कहने का मतलब वो नहीं था, ठीक है, मीन समथिंग एल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अनस्टेबल आयरनी। देखो, आयरनी के ना कई सारे पार्ट्स है। आयरनी का अगर आप लिटरल मीनिंग भी देखोगे आयरनी का, आयरनी यही तो है कि मतलब हम कह कुछ और रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और ही है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ सब पार्ट्स हैं। जैसे हमने वर्बल आयरनी में देखा तो वो शब्दों से रिलेट करता हुआ था। अब हम देख रहे हैं अनस्टेबल आयरनी। अनस्टेबल आयरनी क्या है? ऑप्शन है अ टाइप ऑफ आयरनी वेयर द ऑथर्स रियल मीनिंग इज वेरी क्लियर एंड द रीडर फाइंड्स इट इजी टू डिसाइड व्हाट द ऑथर इंटेंड टू से। पहला ऑप्शन ये था कि ये एक प्रकार की ऐसी आयरनी होती है जहां पर ऑथर का जो रियल मीनिंग है ना वो बहुत क्लियर है और रीडर को बिल्कुल क्लियरली आसानी से समझ आ रहा है कि ऑथर का इरादा क्या है, क्या कहना चाहता है ऑथर, ये समझ आ रहा है रीडर को। दूसरा ऑप्शन है अ टाइप ऑफ आयरनी। एक प्रकार की ये आयरनी होती है वेयर द ऑथर्स रियल मीनिंग इज क्लियर टू द रीडर, जहां पर ऑथर का जो रियल मीनिंग है, वास्तविक अर्थ जो है, वो रीडर को बिल्कुल क्लियर होता है। या फिर ऑप्शन सी देखते हैं अ टाइप ऑफ आयरनी वेयर द ऑथर्स रियल मीनिंग इज अनक्लियर एंड द रीडर फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर द ऑथर इज एक्सप्रेसिंग हिज रियल व्यू। ये एक इस प्रकार की आयरनी होती है जहां पर ऑथर का जो रियल मीनिंग है वो अनक्लियर है, वो अस्पष्ट है, एंड द रीडर फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट, और रीडर इसे जानने में या इस मीनिंग को समझने में बहुत ही कठिनाई महसूस करता है, टू डिटरमाइन, फाइंड आउट करने में ऑथर के मीनिंग को, एंड वेदर द ऑथर इज एक्सप्रेसिंग हिज रियल व्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? यही है अनस्टेबल आयरनी। क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, अनस्टेबल है। अनस्टेबल में क्या होगा कि जो ऑथर का मीनिंग है ना, ऑथर ने क्या कहा है अपनी स्टेटमेंट में, अपनी पोम में, अपने वर्क में, वो रीडर को क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, और रीडर को बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही है उसको समझने में, ठीक है। दैट इज अनस्टेबल आयरनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोफोक्लीज ओडिपस द किंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ। जो सोफोक्लीज का ओडिपस द किंग वर्क है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है किस चीज का? सिचुएशन आयरनी का, स्टेबल आयरनी का, लिरिकल आयरनी, या फिर ट्रेजिक आयरनी? कि कौन सी आयरनी का ये एक एग्जाम्पल है ओडिपस द किंग? आपने ओडिपस की पूरी स्टोरी सुनी होगी, है ना। वो एक प्रोफेसी से बचने के लिए वो सारी चीजें करता है ओडिपस, लेकिन अल्टीमेटली होता उसके साथ वही है, वो अपनी मदर से शादी भी करता है, अपने फादर की का मर्डर भी करता है। तो ये किस प्रकार की आयरनी है? यस, ये एक ट्रेजिक आयरनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेजिक आयरनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टर्म फॉर सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर। एक ऐसी टर्म कह कुछ और रहे हैं और अर्थ कुछ और है उसका, उसको क्या कहा जाएगा? एम्पैथी है, सटायर है, पैरोडी है, या आयरनी है? तो अब सब समझ गए होंगे, टर्म से भी आपको क्लियर हो गया ये क्या है। यस, saying one thing meaning another, that is irony. okay, option number D is the correct answer. तो देखो, हमने क्वेश्चन के साथ साथ दो तीन टर्म थी जो क्लियर की, मीटोनिमी हमने क्लियर किया है ना, आयरनी, मेटाफोर, ये तीनों क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स। बताइए, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी, यहां पर एंड है, एंड, अपीयरेंस क्रिएट्स, अपीयरेंस और रियलिटी में जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे?
अपीरियंस और रियलिटी में जो डिफरेंस है, ऑप्शन है आयरनी, फन, सिम्बली, मेटाफर। तो यही तो है, मतलब अपीरियंस मतलब जो लाइंस हैं उनका जो लिटरल मीनिंग निकल रहा है वो, और एक ऑथर का जो मीनिंग है ना। तो रियलिटी तो अल्टीमेटली वही है जो ऑथर का मीनिंग है। तो अपीरियंस और रियलिटी में जो डिफरेंस है उसको ही क्या कहा जाता है, आयरनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आयरनी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मियोसिस, which is understatement for rhetorical effect is the opposite of। देखिए मियोसिस भी एक टर्म है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि मियोसिस कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की अपोजिट होती है, ठीक है, हाइपरबोली की, पन, स्पूनरिज्म या फिर नन ऑफ दीज। तो मियोसिस जो होता है ना, मतलब ये एक अंडरस्टेटमेंट है, मतलब कोई जो नॉर्मल चीज है उसको भी और नीचा और कम करके बता देना। देखो हाइपरबोली में क्या है, हाइपरबोली में चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ना, ओवर एम्फेसिस कर दिया जाता है। लेकिन मियोसिस क्या है, मियोसिस जस्ट इसके अपोजिट है, जो चीज एज इट इज है उसको एज इट इज ना बता के और भी कम करके बताना, ठीक है, उसको अंडरस्टेटमेंट कर देना। कहा भी क्या है, विच इज अंडरस्टेटमेंट फॉर द रिटोरिकल इफेक्ट। ओके, तो ये किसका अपोजिट है, ये हाइपरबोली का अपोजिट होता है मियोसिस। ध्यान रखना है, हाइपरबोली में हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं और मियोसिस में हम कम करके कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मियोसिस। राइट आंसर है यहां पर हाइपरबोली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 10,000 saw I at a glance, द फिगर ऑफ स्पीच। ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, आपने कई बार सुनी होगी, वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये, ठीक है। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, 10,000 saw I at a glance, पर्सोनिफिकेशन, पन, लाइटोडीज, हाइपरबोली। तो यहां पर भी क्या है भाई, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। मैंने एक ही नजर में 10,000 से भी ज्यादा, मतलब 10,000 फ्लावर्स को देखा, तो वही है 10,000 saw I at a glance। तो यहां पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइपरबोली या हाइपरबोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द लाइन, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लॉयंस। तो आप लाइन पढ़ के ही समझ गए होंगे कितनी तारीफ करी जा रही है उनकी। वो कह रहे हैं कि दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, ईगल्स से भी स्विफ्टर है, बहुत ही ज्यादा फुर्तीले हैं एक तरीके से। स्ट्रॉन्गर देन लॉयन, और लॉयन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंटेन अ फिगर ऑफ स्पीच, यस, हाइपरबोल। Okay, option number C is the correct answer, hyperbole. Moving to the next question. Next, epigram is a short, witty statement. Epigram, देखो definition दी गई है epigram की, आगे भी आपको continuation में कुछ question मिलेंगे epigram के, तो ये definition को आपको ध्यान में रखना है तो आपको clear हो जाएगा। epigram क्या होता है, एक short, witty statement होती है, जैसे child is the father of man, ये बहुत ही एक घिसा पिटा एग्जाम्पल है एपिग्राम का, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट इन वर्ड्स और प्रोज। ये वर्ड्स में भी हो सकती है, प्रोज में भी हो सकती है, एक शॉर्ट विटी स्टेटमेंट होती है। इट मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, सैटरिक या अप्रोस्टिक। ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री भी, किसी की तारीफ में भी कही हो सकती है भाई, सैटरिक भी हो सकती है ना, मजाक भी बनाया गया हो किसी का, अप्रोस्टिक भी हो सकती है। इट इज डिफाइंड एज अ ड्वार्फिश हूल, its body brevity and wit's soul, wit its soul। who defined epigram in this manner? ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है एपिग्राम की, पोप, शैली, कीट्स, कॉलरस, किसके द्वारा दी गई ये डेफिनेशन है एपिग्राम की? यस, राइट आंसर है यहाँ पर कॉलरस, एसटी कॉलरस के द्वारा ये डिफाइन की गई है। आपको ध्यान रखना है एपिग्राम की डेफिनेशन एसटी कॉलरस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राम क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी राइट डेफिनेशन क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं। अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट, अ लॉन्ग सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न्स ऑफ थॉट, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन मोकिंग समवन। तो देखो मजाक उड़ाना ये तो राइट नहीं होगा, है ना। एपिग्राम क्या होती है, एक ब्रीफ सेइंग होती है, ब्रीफ मतलब छोटी सी, है ना, शॉर्ट में कही गई, तो लॉन्ग सेइंग तो होगी नहीं, ब्रीफ सेइंग है ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वाज अ लर्न्ड मैन अमंग लॉर्ड्स, he was a learned man among lords and a lord among learned men, the figure of speech is,
यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन है मीटोनिमी, सिनेक्डकी, एंटी क्लाइमैक्स या एपिग्राम। देखो इस स्टेटमेंट में ना कभी कभी कियासमस भी नजर आता है ना, क्रॉस में भी चीजें दिख रही है। ही वॉज अ लर्न मैन अमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग लर्न मैन। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है एक विटी स्टेटमेंट है ना, और ये एक एपिग्राम का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एपिग्राम। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है it is a wise father that knows his own child। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इट इज अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। एपिग्राम, पन, सिमिली, अनार्कीज। यस, यहां पर भी एपिग्राम ही है। ओके, स्टेटमेंट को देखोगे आप, समझोगे, एपिग्राम ही है। नेक्स्ट है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है एपिग्राम का। ओके, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एपिग्राम। नेक्स्ट इज साउंड्स इज एन यूफेमिज्म फॉर। ऑप्शन है ज़ेरी साउंड, घोस, डर्न, गॉड्स लव या फिर गॉड्स वुंड। देखिए यहां पे जो वर्ड है ना वो ये नहीं है, वो वर्ड है साउंड। ये ध्यान रखना है, साउंड्स है यहां पर, जेड से शुरू हो रहा है। साउंड्स इज एन यूफेमिज्म फॉर। ये एक यूफेमिज्म है किस चीज के लिए? ज़ेरी साउंड के लिए, घोस डार्न के लिए, या फिर गॉड्स लव के लिए, या गॉड्स वुंड के लिए। साउंड क्या होता है? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गॉड्स वुंड को साउंड कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इट इज एन इनऑफेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। देखिए यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये क्या है? ये एक इनऑफेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है। इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव और टू हार्श। फॉर इंस्टेंस, समवन इज नो मोर, इट इज नन एज। देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, समवन इज नो मोर मतलब कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसको हम सीधे सीधे ये नहीं कह रहे ही इज डेड, हमने कहा समवन इज नो मोर। डेड की जगह हमने क्या लगा दिया? नो मोर। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि हार्श और बहुत ही ज्यादा टफ वर्ड्स का यूज ना करके हम बहुत ही पोलाइट वे में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके की जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको क्या कहेंगे? स्पूनरीज में, इमेजेस में, ट्रांसफर्ड एपिथेट है या फिर यूफेमिज्म है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इसको कहा जाता है यूफेमिज्म। ओके, यूफेमिज्म कहा जाता है, मतलब हार्श शब्दों का इस्तेमाल ना करके हम क्या कर रहे हैं? हम सॉफ्टर शब्दों को यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज यूफेमिज्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टर्निंग पॉइंट। व्हाट डू वी कॉल द टर्निंग पॉइंट? देखिए यूजुअली ट्रेजेडीज में इनको यूज किया जाता है। टर्निंग पॉइंट क्या है? डिनोमा कहेंगे टर्निंग पॉइंट को, क्लाइमैक्स कहेंगे, एंटी क्लाइमैक्स या शिफ्ट। जैसे हम देखते हैं ट्रेजेडीज में प्रोटेगोनिस्ट की लाइफ में अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब सब कुछ अच्छा चलेगा और अचानक से वो कोई बैड डिसीजन, कोई बुरा रॉन्ग डिसीजन ले लेगा और उसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्लाइमैक्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लाइमैक्स। नेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्या कहा गया है कि किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इज टू स्पीक इट, है ना, इसको बोलें। ऑप्शन है क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, लाइटोटीज, एपिग्राम। किसका एग्जाम्पल है ये? यस, ये भी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लाइमैक्स। नेक्स्ट इज टू गॉसिप is a fault, to libel a crime, to slander a sin। the figure of speech, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है?
टू गॉसिप इज फॉल्ट। देखो यहाँ पे ना चीजें आप देखोगे असेंडिंग ऑर्डर में चल रही हैं। पहले कम वेरेटा वाली, कम प्रायोरिटी वाली चीज है, फिर उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, इस तरीके से सिचुएशन में चल रही है। एक असेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है वर्ड्स का, है ना। और असेंडिंग ऑर्डर जो लगा हुआ होता है वर्ड्स का, वो भी क्लाइमैक्स में होता है, ठीक है। जो बड़े एस्पेक्ट की चीज है, बड़े लेवल की चीज है, वो बाद में दिखती है हमें। और यहाँ पे यही है, टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइबल इज अ क्राइम। पहले फॉल्ट है, फिर क्राइम है, देन सिन है। ओके, तो एक असेंडिंग ऑर्डर है वर्ड्स का, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। और यही अगर वर्ड्स का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिले, मतलब सिन पहले होता, फिर क्राइम होता, देन फॉल्ट होता, ठीक है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो उस चीज को हम एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई होते हैं वर्ड्स को, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्लाइमैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइबल इज अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन is an example of climax. Moving to the next question. Next, a climax is a series of ideas in the dash order of importance. Climax ideas की एक सीरीज होती है इन द डैश ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और किस ऑर्डर में होती है वो, इंपॉर्टेंस होती है उन वर्ड्स में, और इंपॉर्टेंस का भी ऑर्डर लगा हुआ होता है। कैसा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, लोअर, ओवल। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं। क्लाइमैक्स में जो वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंस के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, यस, क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज। क्लाइमैक्स जो है, ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, अ लैडर, अ सिस्टम, a pattern, none of these. yes, क्लाइमैक्स जो ग्रीक वर्ड है इसका मीनिंग है लैडर से, एक सीढ़ी। सीढ़ी में भी पहले निचली सीढ़ी है, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऐसे है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए वर्ड्स होते हैं इसमें भी, क्लाइमैक्स में भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अ लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्कमलोक्यूशन इज आल्सो नोन एज। सर्कमलोक्यूशन को और क्या कहा जाता है, इंटेरोगेशन, एलिट्रेशन, पन या पेरिफ्रेजेस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, सर्कमलोक्यूशन। तो इसका जो अनदर नेम है वो है पेरिफ्रेजेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पेरिफ्रेजेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रिटोरिकल फिगर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म फॉर द लेटर एक्स और फॉर अ क्रॉसओवर। देखो इसमें क्रॉसओवर वाली चीजें होंगी, और इसको एक ग्रीक टर्म है और उसको रिप्रेजेंट किया गया है लेटर एक्स से। It is a literary figure in which words, grammatical construction or concept are repeated in reverse order. It is, इसको क्या कहा जाएगा? Yes, स्टिकोमिथिया, कैरिस्कोरो, या फिर सोलेसिज्म या कियास्मस। तो जब भी क्रॉस की बात आए, क्रॉसओवर की बात आए, आपको ध्यान रखना है ये होता है कियास्मस, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कियास्मस के, तो ध्यान रखना है क्रॉसओवर की बात आए तो कियास्मस है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, क्या है, वन शुड ईट टू लिव। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। तो देखो ये जो फ्रेज है ना, ईट टू लिव, लिव टू ईट, आपस में क्रॉसओवर हो रही हैं। पहले लिखा गया है ईट टू लिव, है ना, और दूसरी बार में कहा गया लिव टू ईट। तो ये क्या है, क्रॉस ओवर हो गया आपस में, ठीक है। इस तरीके से स्टेटमेंट आती है। आगे देख सकते हो, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो यहां पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है, और ये एग्जांपल्स हैं किस चीज के, कियास्मस के। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कियास्मस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म which refers to the inversion of word order from one clause to another. ऑप्शन है chaos, innuendo, chiasmus या फिर pleonasm. yes, ये ग्रामेटिकल टर्म होती है which refers to inversion of word. वर्ड्स का इन्वर्जन हो रहा है इसमें, वर्ड के ऑर्डर का, ठीक है, एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज में। इसी चीज को हम क्या कह रहे थे, कियास्मस,
Okay, option number C is the correct answer. Moving to the next question. Next है a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term. This term is, इस टर्म को हम क्या कहेंगे? क्या है? एक सडन और रिडिकुलस डिसेंट है. यस, इसको हम कहते हैं बैथोस. Option number B is the correct answer, bathos. Next question is the other name of anticlimax. Anticlimax का other name क्या है? देखिए, क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना है. एंटी क्लाइमैक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर, और एंटी क्लाइमैक्स का ही अदर नेम क्या है? यस, बैथोस. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, मतलब इसमें ना वर्ड्स का ऑर्डर जो वो बहुत ही रिडिकुलस वे में है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है या फिर कहीं प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है उसको शुरुआत में रखेंगे और लीस्ट इंपॉर्टेंट को सबसे लास्ट में. ठीक है. क्वेश्चन है डियर कम नियर एंड डियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये किसका एग्जाम्पल है? डियर कम नियर एंड डियर नॉट. ऑप्शन है एलिट्रेशन, एजोनेंस, क्लाइमैक्स, नन ऑफ दीज. तो देखिए, इसमें क्लाइमैक्स तो हो नहीं सकता, इसमें ऑर्डर ही नहीं है किसी भी तरीके का. ठीक है, नन ऑफ दिस भी नहीं है. बाकी अगर हम एलिट्रेशन की बात करते हैं तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स या फिर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इस तरीके से आप देख सकते हो. और एजोनेंस क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड. अब यहाँ पे रेपिटेशन वाउल साउंड का है. आप देखोगे डियर, ईयर है ना, ईयर ईयर, तो ये वाला रेपिटेशन हो रहा है. जो वाउल साउंड्स है ना, ये वाली, इनका रेपिटेशन हो रहा है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एजोनेंस. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज exalt, a source and ring. O bells. Here is the figure of speech. Exalt, a source and ring of bells. अपोस्ट्रॉफी है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर? यस, राइट आंसर है यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी. यहाँ पे ना बेल्स को देखो पुकारा जा रहा है, एक तरीके से इंडिकेट करा जा रहा है ना, ओ बेल्स. तो यहाँ पर भी राइट आंसर है अपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट इज हेल स्माइलिंग मॉर्निंग. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज. तो यहाँ पर भी इंडिकेट किया जा रहा है. ओके, हेल. राइट आंसर हो जाएगा अपोस्ट्रॉफी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज there rolls the sea, where grows the tree, O earth, what change has thou seen? The figure of speech used in these lines. तो यहां पर भी इंडिकेशन हो रहा है. आप देख रहे हो ना, अर्थ को इंडिकेट करते हुए, अर्थ की तरफ इशारा करते हुए, अर्थ को पुकारते हुए बात हो रही है. ओ अर्थ, there rolls the sea, where grows the tree, what change has thou seen, है ना, अर्थ से बात की जा रही है. राइट आंसर क्या होगा? अपोस्ट्रॉफी, पन, पर्सोनिफिकेशन, लाइटोटीज. तो यहां पर भी जो राइट आंसर है वो है अपोस्ट्रॉफी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन. लाइन क्या है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. तो यहां पे भी इंडिकेशन ही है ना. हालांकि आप सिंबल से भी समझ पा रहे होगे, एक्सक्लेमेटरी सिंबल जहां लगा हुआ होता है वो अपोस्ट्रॉफी है. ठीक है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. राइट आंसर अपोस्ट्रॉफी. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन. इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इवन दिस लास्ट नाइट एंड 2 नाइट्स मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एनी स्टील्थ. तो यहां पे स्लीप से बात की जा रही है, स्लीप की तरफ इशारा करते हुए. राइट आंसर है अपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट इज टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. ये भी बहुत ही मतलब कई बार यूज किया गया, कई बार आया हुआ एक एग्जाम्पल है. अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राम, लाइटोटीज, पन या एंटीथेसिस?
To err is human. To forgive is divine. Yes, antithesis. ओके क्योंकि इसमें ना दो अपोजिट चीजें एक साथ आ रही हैं। गलती करना मनुष्य का काम है, क्षमा कर देना ईश्वर का काम है ना। तो क्षमा करना और गलती करना दोनों अपोजिट चीजें एक साथ आ रही हैं, इसलिए यहां पर एंटीथीसिस है। नेक्स्ट इज गिव एवरी मैन दाई ईयर एंड फ्यू दाई वॉइस। ये हैमलेट की लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी भी गई है। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राम, लाइटोडीज, पानी या एंटीथीसिस? गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। यस, करेक्ट आंसर इज एंटीथीसिस। यहां पर भी ना दो अपोजिट टर्म आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एंटीथीसिस है। नेक्स्ट इज अ मैन्स नेचर रन्स ईदर टू हर्ब्स और वीड्स, therefore let him seasonably water the one and destroy the other. The figure of speech is, yes, what should be the right answer? यहां पर भी ये भी जो एग्जाम्पल है वो एंटीथीसिस का है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यहां पर भी प्रपोजिट डिस्पोजिट दो अपोजिट चीजें एक साथ आ रही हैं और राइट आंसर हो जाएगा एंटीथीसिस। तो ये सारे एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटीथीसिस होता क्या है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसे। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्रॉन ऑल्दो हर आईज आर सनी, her smiles are lightning though her pride despair. These lines show the figure of speech. यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ रही है? देखो, हर एक लाइन में यहां पे जो जो लाइन है उनमें आपको अपोजिट चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे पहली लाइन, फेयर इज माई लव बट क्रूअल एज शी इज फेयर, है ना, क्रूअल और फेयर। फिर हर ब्रो शेड्स फ्रॉन एंड ऑल्दो हर आईज आर सनी, फ्रॉन और सनी, ये अपोजिट देखने को मिला। आगे हर स्माइल्स आर लाइटनिंग, लाइटनिंग और दो हर ब्राइट डेस्पेयर, डेस्पेयर और लाइटनिंग। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट चीजें हैं। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यस, एंटीथीसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एंटीथीसिस। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिख के बताने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें भी हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।